जय हिंद दोस्तों सबसे पहले सेंद्री इन्फोटेक की तरफ से आप सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है केंद्रीय कर्मियों की पेंशन को लेकर के। जी हां दोस्तों, नई पेंशन योजना का राजपत्र हुआ जारी और 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा और इसमें होंगे यह बदलाव। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की लगातार कर्मचारियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, पेंशन भोगियों के द्वारा मांग की जा रही थी, क्योंकि एनपीएस को 2004 में लेकर के आया गया था और एनपीएस के बारे में आप भली भांति वाकिफ हैं। इसलिए क्योंकि 50% ओल्ड पेंशन स्कीम में एक अश्योर्ड, एक गारंटीड पेंशन रहती है और उसके अलावा भी आपने देखा होगा कई चीजें हैं, तो उस चीज को लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही थी। लेकिन अगस्त 2024 में सरकार यूपीएस लेकर के आई। यूपीएस आपको पता ही है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई। तो सरकार ने कर्मचारियों की ओपीएस की मांग के बदले यूपीएस दे दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसका दोस्तों गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भारत का राजपत्र, गजट ऑफ इंडिया। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं 25 जनवरी को, जस्ट गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। और इसमें दोस्तों, इसमें पूरी तरीके से क्लियर किया गया है कि आपकी पेंशन किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, किस प्रकार से आपको पेंशन के अलावा जो लमसम अमाउंट दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों मैं आपको सीधा अंग्रेजी के पार्ट में लेकर के चलूंगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं पूरा कैलकुलेशन इसमें दिया है। इस कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम shall be applicable to such central government employee who are covered under NPS and who choose this option under national pension scheme system. It will have the following features. जी हाँ दोस्तों, जो यूपीएस है वो उनके लिए है, उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो अभी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कवर किए गए हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसके फीचर्स क्या हैं, आप ये देख लीजिए पहले। एश्योर्ड पे आउट शैल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेज। ये एश्योर्ड पे आउट क्या है दोस्तों, एक समझ लीजिए कि गारंटीड पे आउट या फिर पेंशन समझ लीजिए, जो कि यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत दी जानी है। तो इसके लिए दोस्तों कौन कौन किसके लिए यहां अवेलेबल रहेगा, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई सुपर एन्युएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन। जी हां दोस्तों, जिन्होंने कम से कम 10 साल करी है सर्विस और उसके बाद सुपर एन्युएट होते हैं जो कर्मचारी, तो वो यूपीएस के तहत कवर किए जाएंगे। अब इस चीज को दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि आप ऐसा मत समझना कि 10 साल आपने सर्विस की और उसके बाद आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट चले गए और आप यूपीएस में कवर हो गए। इस चीज को भी आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। चलो अभी बता देता हूं 10 साल बेसिकली दोस्तों क्या है, मैं आपको यह चीज क्लियर कर देता हूं। सपोज आपको पता है कि जो सरकार कर्मचारी हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जैसे टीचर्स हुए, हमने काफी देखे हैं ऐसे कि कोई 45 साल में जाकर के टीचर बनते हैं, उनकी सर्विस कितनी रह जाती, 15 साल सर्विस, 46 में भी बनते हैं ऐसे देखे हमने, जिन्होंने 12-13 साल सर्विस की है। तो जब उनके 60 साल हो गए तो सुपर एन्युएट तो होंगे ही होंगे, लेकिन सर्विस कितनी की उन्होंने, 10 साल, 15 साल, 12 साल। और एनपीएस के तहत ऐसा क्या हो रहा था दोस्तों कि उनका एनपीएस में बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहता था, क्योंकि बहुत कम सर्विस करते थे। तो ऐसे में उनको एनपीएस के तहत जो पेंशन मिलती थी, क्योंकि उसकी कोई गारंटी तो है नहीं, वो बहुत ही कम मिलती थी, ठीक है ना। तो इसमें उनको कवर किया गया है जिन्होंने कम से कम 10 साल सर्विस की है और सुपर एन्युएट हुए हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग एंड एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन ऑफ विच इज नॉट, अच्छा, पेनल्टी अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, कुछ पेनल्टी वगैरह जिनके ऊपर नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ऑफ 25 साल from the date of such employee would have superannuated if the service period had continued to superannuation। जी हाँ दोस्तों, अगर 25 साल किसी ने सर्विस कर दी है और उसके बाद वो वॉलंटियर रिटायर होते हैं, उसके बाद भी उनकी सर्विस बची हुई है भले सुपर एन्युएट होने के लिए, लेकिन उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। Assured payout shall not be available in case of removal or dismissal from service or resignation of the employee. In such cases, the unified pension scheme option shall not apply। तो दोस्तों जो assured payout है वो 50% वाला उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जिनको सर्विस से रिमूव कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में यूपीएस नहीं मिलेगा, जो एनपीएस है तो मिलता ही रहेगा, ठीक है। बेनिफिट अंडर द स्कीम सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन स्टेटेड इन द
notification assured payout under the scheme shall be as follow, namely the rate of full assured payout will be 50% of 12-month average basic pay immediately prior to superannuation। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको assured payout मिलना है ना दोस्तों यूपीएस के तहत 50%, वहां मिलेगा आपको लास्ट जब आप सर्विस में जब रिटायरमेंट आते हैं या सुपरएनुअर होके आते हैं तो उसके लास्ट के 12 साल 12 महीने का एवरेज, ठीक है ना, तो उसका 50% मिलेगा। इस चीज को ऐसे समझिए आप, सपोज आप आए लास्ट के जो आपका 55,000 आपकी बेसिक थी, 55,000 आपकी बेसिक थी 6 महीने तक, उसके बाद इंक्रीमेंट लग गया 60,000 हो गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 6 महीने ये चली 6 महीने ये चली, तो आप 6 की गुणा इसमें कर दीजिए बराबर जितना आएगा, और 6 की गुणा इसमें कर दिए बराबर जितना आएगा। उसके बाद इन दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए और 12 का भाग कर दीजिए, तो जितना भी आएगा उसका 50% आपका अश्योर्ड पे आउट होगा पेंशन के तौर पे। आप समझ गए होंगे, इस पर डीआरबी एप्लीकेबल है, वो सारी गणना इसके आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड प्रपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसेबल। अब देखिए जिनकी 25 साल से कम सर्विस है, जिन्होंने 25 साल से कम सर्विस करी है, तो उनको प्रोरेटा बेसिस पर उनकी जो ये पेंशन है, पेंशन ही कह लीजिए, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अ मिनिमम गारंटीड पे आउट ऑफ 10,000 पर मंथ शैल बी अश्योर्ड इन केस ऑफ सुपरएनुएशन आफ्टर 10 years और मोर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो मिनिमम दोस्तों ऐसी कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 10-12 साल करके आ गए, उनके 2-2, 3-3 हजार एनपीएस के तहत मिल रही है, तो ऐसे में मिनिमम उनको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी किसी को, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर अ मिनिमम 25 साल ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस assured payout will commence from the date on which employee would have superannuated if he had continued in service। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद, तो अश्योर्ड जो पे आउट है विल कमेंस फ्रॉम डेट ऑन विच एम्प्लॉय वुड हैव सुपरएनुएटेड। अब इनको जो 50% अश्योर्ड मिलना है ना दोस्तों पे आउट, वो कब से होगा, कब से मिलेगा, जब तक उनकी सर्विस, जब उनको सुपर एनुएट होना था उस दिन से मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप पहले आ गए तो उस दिन से आपको 50% मिलेगा, नहीं, जिस दिन आपको सुपर एनुएट होना था वो तब तक आपको 50% नहीं मिलेगा, 50% वहां से काउंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पे आउट होल्डर आफ्टर सुपर एनुएशन फैमिली पे आउट 60% ऑफ the payout admissible to the payout holder immediately before his demise will be assured to the legally wedded spouse, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। कैसे है, फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी दोस्तों, 60% ऑफ जो सर्विस पेंशन तो नहीं बोलेंगे आप, जो अब यही बोलेंगे एश्योर्ड पे आउट ही बोलेंगे इसको। तो जो एश्योर्ड पे आउट है दोस्तों, जैसे इनको 50% मिलना था, तो उसका 60% उनकी फैमिली को मिलेगा, एक पेंशन के तौर पर उनको मिलेगा। आप इस चीज को समझ गए होंगे। और इसमें भी देख लेगा, सर्विस के दौरान भी उनकी मृत्यु होती है दोस्तों, फिर भी उस दिन अगर उस सर्विस पेंशन से रिटायरमेंट आना था और उस दिन उसकी जितनी पेंशन बननी थी, ये एश्योर्ड जो पे आउट होना था, तो उसका 60% मिलेगी, ठीक है ना। इसमें इनहेंस रेट वाला कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है कि इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, डियरनेस रिलीफ विल बी अवेलेबल ऑन द एश्योर्ड पे आउट एंड फैमिली पे आउट। अब देखिए, जो एश्योर्ड पे आउट मिलेगा दोस्तों, चाहे सर्विस को मिले चाहे फैमिली को मिले, ठीक है, उसमें डियरनेस रिलीफ मिलेगा, जैसा कि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है डियरनेस रिलीफ, सेम उसी प्रकार से मिलेगा। लम सम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपरएनुएशन 10% ऑफ मंथली इमोलमेंट बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। अब देखिए, एक ग्रेचुइटी का इसमें यहां पर दिखाया नहीं है दोस्तों, लेकिन जो उस समय जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था उसमें ग्रेचुइटी अपार्ट फ्रॉम ग्रेचुइटी लिखा हुआ था कि ग्रेचुइटी के अलावा आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा, 10% ऑफ मंथली इमोलमेंट बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस ऑफ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ। यानी कि अगर आपने 20 साल सर्विस की है तो आप लगा लीजिए एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ, उसका जो है निकाल करके 10% ऑफ मंथली इमोलमेंट, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। इसकी गणना भी आपको आगे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड स्कीम ऑप्शन विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड। जो आपका कॉर्पस होगा दोस्तों यूपीएस का, वो 2 फंड से बनेगा, ठीक है। अब कॉर्पस क्या है, जिससे आपकी पेंशन बननी है, जो आपका इकट्ठा होता है, जो आप कंट्रीब्यूशन देते हैं वो लगा होता है, तो जितना पैसा बन जाता है
वही कॉर्पस है। जैसे एनपीएस में है ना आपका 10% इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, 14% इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो लगा होता है किसी फंड में, ठीक है, फंड में लगा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह ये गवर्नमेंट लगाती है। तो वहां पर जितना भी होता है लास्ट में एनपीएस में आपने देखा वो एक कॉर्पस अमाउंट हो गया आपका, आपका इतना अमाउंट है। उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, 60% आप ले सकते हैं, 40% एनविटी में चला जाता है। इस पर थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये है कॉर्पस। आपको पेंशन के लिए कॉर्पस फंड कहां से होगा? देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट 50% देती थी, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था। लेकिन इसमें आपका कॉर्पस फंड बनेगा, दो उससे बनेगा। एक तो बनेगा एन इंडिविजुअल कॉर्पस विद इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। एक तो आपका खुद का है जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस में 10% रहता है, तो यहां पर भी आपका 10% रहेगा। एंड मैचिंग सेंट्रल कंट्रीब्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपको पता ही है, 14% तो अभी एनपीएस में है, कहीं कहीं 10% भी है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा 10% सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहेगा। पूल कॉर्पस विद एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, एक अलग से एडिशनल कॉर्पस जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का इसमें भी रहेगा, वो आपको यहां पर लिख रखा है। ये देखिए इंप्लॉय का 10% रहेगा, 10% क्या रहेगा, बेसिक पे और डीआरएस अलाउंस जो मिलता है। मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, गवर्नमेंट भी 10% बेसिक पे प्लस डीआरएस अलाउंस का आपका कंट्रीब्यूट करेगी। बोथ विल क्रेडिटेड टू ईच इंप्लॉय इंडिविजुअल कॉर्पस, ये दोनों के दोनों इंप्लॉय के इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएंगे। दूसरा ये वाला पूल कॉर्पस, ये कौन सा है, द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेटेड 8.5% बेसिक पे और डीआरएस अलाउंस का एडिशनल 8.5%, जिनको यूपीएस, जो यूपीएस को ऑप्ट करेंगे उनके लिए है, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज बता दूं, मैंने शुरू में बताया नहीं था कि अगर आप यूपीएस को एक बार ऑप्ट कर लेंगे तो फिर आप उससे बाहर नहीं हो सकते, ठीक है ना, वो फाइनल हो जाएगा आपका। इसलिए सोच समझ कर करना दोस्तों कि आपको एनपीएस में रहना है, यूपीएस में रहना है, जो आपको अच्छा लगे। इस पर मैं कंपैरिजन भी आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, ओल्ड पेंशन, एनपीएस और यूपीएस में। हालांकि वीडियो मुझे पता है थोड़ा लंबी हो जाएगी, पर जरूर आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको आपने देख लिया। और ये किस चीज के लिए है दोस्तों, ये 8.5% क्यों कर रही है, ताकि इंप्लॉय को अश्योर्ड जो पे आउट है 50% तक का दिया जा सके। ऐसा नहीं पता लग रहा है बाद में कमी पड़ जाए, इसलिए जो है एडिशनली इसको किया जा रहा है, एनपीएस में नहीं किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस अलोन। जी हाँ दोस्तों, जो ये आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है दोस्तों, ये वाला इंडिविजुअल कॉर्पस, तो इस आपकी चॉइस है, इंप्लॉय की चॉइस है कि मैं इसका इन्वेस्टमेंट कहां करूं। जैसे कि आपको पता है ना, अभी एनपीएस में आपका 10% कटता है तो वो किसी फंड में चला जाता है, आपको पता ही नहीं किस फंड में जा रहा है, कईयों को तो पता ही नहीं है किस फंड में जाता है, तो आप चूज नहीं करते हैं उसमें। लेकिन इसमें क्या है, आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि कईयों की रहती है ना शिकायत, नहीं जी म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 10% दे रही है, 12% दे रही है, कुछ बढ़ता ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में 18% भी, कहीं 20%, तो सबका अपना अपना वो है। लेकिन आप इन्वेस्ट आप चूज कर सकते हैं इंडिविजुअली कि आपको अपना वाला कंट्रीब्यूशन जो है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है जो कॉर्पस है वो कहां, और इंडिविजुअल कॉर्पस कौन सा है दोस्तों, 10% ही, 10% ही, इसको कहां डालना है। लेकिन जहां भी आप डालोगे दोस्तों, इन्वेस्ट करवाओगे, वो पीएफआरडीए के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी फंड में डाल दिया, तो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड होनी चाहिए, तो आप उसमें डाल सकते हैं। आप नहीं चूज करोगे, आप सिलेक्ट नहीं करोगे, तो इसको डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी डिफाइंड बाय पेंशन, तो जो डिफॉल्ट है गवर्नमेंट के द्वारा, जो डिफॉल्ट है आप नहीं करते हो तो वो उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो गवर्नमेंट कर देगी इस चीज को, ठीक है, खुद ही जो डिफॉल्ट रहेगा सबके लिए। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर द पूल कॉर्पस बिल्ड थ्रू द एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विद सोलरी रेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, अब देखिए थोड़ा और, in respect of employees who has retired before the date of operation of unified scheme। अब देखिए अभी क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से हो जाएगा इंप्लीमेंटेशन इसमें, तो इससे पहले जो आ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो काफी नुकसान पा रहे हैं ना कुछ, जो 10-12 साल में जिन्होंने की, मैंने आपको बताया था, तो वो भी ऑप्ट कर सकते हैं इस यूपीएस को, उनके लिए भी यह सुविधा रखी जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। और जितना भी जो इसके वो आते हैं कैलकुलेशन वगैरह होगी, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेगी, उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि जो पहले एनपीएस के थ्रू अभी पेंशन ले रहे हैं वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा इस चीज का। द एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एनपीएस ऑन इफेक्टिव डेट ऑपरेशनलाइज्ड ऑन यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज वेल एज फ्यूचर एम्प्लॉय ऑफ सेंटर कैन चूज टू ईदर टेक द यूनिफाइड स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन और कंटिन्यू विद नेशनल पेंशन सिस्टम विदाउट द, आपकी मर्जी है। देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा इस चीज का कि आप यूपीएस को
ऑप्ट करें चाहे एनपीएस को, वो एम्प्लॉय के ऊपर है, आपको पूरा चांस मिलेगा इसका, ठीक है। अच्छा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन, ऑल स्टिपुलेशन एंड कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑप्टेड फॉर द सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। मैं आपको बता चुका, आपने जो एक बार इसको ऑप्ट कर दिया, चूज कर दिया, तो वो फाइनल हो गया, ठीक है, फिर आप बदली नहीं कर सकते। Once an employee covered under National Pension Scheme who is in service on the effective date of operationalize of the Unified Pension Scheme exercise the Unified Pension Scheme's option, the outstanding National Pension System corpus in employee permanent retirement account number shall be transferred to the employee individual corpus under the Unified Pension। अच्छा जी, आपको पता है कि अभी एनपीएस के थ्रू आपका एक पेंशन अकाउंट नंबर रहता है, ठीक है, पेंशन परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रैन नंबर कहते हैं ना जिसको, जिसमें आपका एनपीएस का फंड वगैरह आप देख सकते हैं। उसकी एक ऐप भी होती है, आप प्रैन नंबर डालेंगे आपका पूरा दिखा देगा उसमें कि आपका कितना जमा है, ठीक है, ये सारा चीज वहां पर दिखा देता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे क्या है, आपका जो ये प्रैन वाला है वो अगर यूपीएस को ऑप्ट करते हैं तो उसमें चला जाएगा आपका, ठीक है, ये नंबर जो है वहां एक चला कवर कर देगा, और मतलब दूसरा नंबर भले अलॉट होगा तो ये सारा का सारा फंड आपका जो एनपीएस का था वो सारा वहां चला जाएगा, ठीक है। फॉर ईच एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस हु हैज एक्सरसाइज्ड यूपीएस बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड। देखिए इसमें एक बेंचमार्क कॉर्पस भी है, ताकि आपकी पेंशन को जो कैलकुलेशन है उसको निकालने के लिए एक बेंचमार्क कॉर्पस भी है, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे, डिटरमाइंड बाय पेंशन रेगुलेटरी, ठीक है, फॉलोइंग। अच्छा जी, अब देखिए, अब बेंचमार्क क्या करा है, रेगुलर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ। अब बेंचमार्क, किसी भी चीज का बेंचमार्क बनाया जाता है ना, तो रेगुलर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर फॉर ईच मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इसमें ये बेंचमार्क दिया गया कि कोई एम्प्लॉय है उसका रेगुलर कंट्रीब्यूशन हुआ है, उसका भी और एम्प्लॉयर का भी, एक तो ये है। इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशन एंड एप्रोप्रिएट वैल्यू, अगर सपोज जो है किसी का कंट्रीब्यूशन मिसिंग है, बीच में नहीं किया है किसी ने कंट्रीब्यूशन, तो उसका भी एक बेंचमार्क है। किसी ने तो पूरा किया है, किसी के मिसिंग है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और तीसरा क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन मेड एज पर डिफॉल्ट पैटर्न इन एंड डिफाइंड बाय द पेंशन। तो इन चीजों के लिए अलग अलग हैं। अच्छा, इसमें बेंचमार्क से संबंधित आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं दोस्तों, 15-16 पॉइंट हैं यहाँ पर। देखिए, इफेक्टिव डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द यूपीएस शैल बी 1 अप्रैल 2025। और दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से आएगी, आपकी जो पेंशन बनेगी समझ लीजिए, ठीक है, पेंशन ही समझ लीजिए। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ एडमिसिबल मंथली अश्योर्ड पे आउट ही बोलेंगे, जो इसका एग्जैक्ट वर्ड है वो मंथली अश्योर्ड पे आउट है, यहाँ पर पेंशन का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अ सेट ऑफ डिफरेंट सिनेरियो, अब देखिए अलग अलग सिनेरियो दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपका पे आउट अश्योर्ड किया जाएगा 50%। द 12 मंथली एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपर एनुएशन ऑफ एन एम्प्लॉय। आप इस एग्जांपल को जरा समझिए दोस्तों, कि सुपर एनुएशन से पहले जो आपका एवरेज मंथली बेसिक है, मैंने आपको बताया था ना एवरेज कैसे निकालना, आप खुद निकाल सकते हैं। अगर सपोज 45,000 रुपए है आपका, लास्ट में जब आप रिटायरमेंट आते हैं, सुपर एनुएट होते हैं, सपोज 45,000 रुपए है, किसी का 50 भी होगा, 60 भी होगा, 40 भी होगा, ठीक है, अपने अनुसार देख लेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए है। द एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ कंट्रीब्यूशन 25 साल, क्योंकि 25 साल को लिया गया है, आपने देखा ना 25 साल को लिया गया है कि 25 साल में पूरा 50% मिलेगा। तो ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय हैव बीन क्रेडिटेड रेगुलरली एंड देयर आर नो मिसिंग, किसी की कोई क्रेडिट मिसिंग नहीं है, किसी ने 25 साल कंटिन्यू किया है, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। द एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए जो डिफॉल्ट पैटर्न जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का अप्लाई किया है, डिफॉल्ट पैटर्न आप समझ रहे हैं ना बात को, कि आपने इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के अनुसार छोड़ दिया है, ठीक है। द एम्प्लॉय डिड नॉट मेक एनी पार्ट, इन्होंने कोई विड्रॉल भी नहीं किया, बीच में कभी कभी कर लेते हैं ना, तो ऐसे में आपकी जो अब मैं पेंशन ही बोलूं, क्या बोलूं इसको, ठीक है ना, तो अश्योर्ड पे आउट कितना बनेगा। द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ रिटायरमेंट इज, अभी देखिए यहां पर क्या होगा, जो वैल्यू है रिटायरमेंट की 50 लाख यहां पर लगाई गई है, ठीक है, जो आपका कॉर्पस बनता है इंडिविजुअल का, अगर 50 लाख रुपए। द वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस, इसका बेंचमार्क क्या है दोस्तों कॉर्पस का। अब देखिए जिनकी 25 साल है तो 25 दूनी इसका 2 गुना कर देना आप, सीधा का सीधा। 25 साल में होते दोस्तों 300 महीने, ठीक है, 300 महीने हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसको चाहे ज्यादा भी है उसको क्यू से डिनोट किया गया है, ये वाला क्यू, ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझ लेना। 50 लाख रुपए, अगर आपकी 20 साल है ना तो दोस्तों यहाँ पे 40 लगा लेना आप, सीधा का सीधा, ये है इसका फंडा। 25 साल की है तो 50 लाख ये है और 50 लाख ये है, ठीक है, बेंचमार्क कॉर्पस। तो कैलकुलेशन कैसे होगी दोस्तों, P/2, ठीक है, P/2 गुणा Q/,
300 क्या है दोस्तों कि 300 किस्तें आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है, 300 बार आपने वहां पर जमा किया है, होता है ना, 300 कंट्रीब्यूशन आपने दिए हैं। तो पी का मतलब क्या है दोस्तों, आपका ये वाला पी आपका ये वाला है जो आपका एवरेज बेसिक पे है, आपकी लास्ट की एवरेज बेसिक पे बटे 2, इसका आधा। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो इसका आधा हो जाता था, बात ही खत्म, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही फंडा देखिए आप है। क्यू बटे 300, ये 300 है आपका, क्यू बटे 300, आई गुना आईसी बटे बीसी। अब आईसी बटे बीसी कौन सा है आपका, ये 50 लाख। अब जिनका कहाँ है, ये 50 लाख, ठीक है, ये 50 लाख इंडिविजुअल जो कॉर्पस है उसको कहा गया, और जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो बीसी हुआ। ये इंडिविजुअल कॉर्पस, ये बेंचमार्क कॉर्पस को हमेशा जो है ना इतना ही रखा गया, 300 कितना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए थोड़ा और आगे, इफ क्यू एक्सीड 300 इट विल बी टेकन एज 300। इससे ज्यादा भी होता है ना दोस्तों ये वाला आपका, तो इसको 300 ही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये बाकी बेंचमार्क वाला तो ये वाला तो 300 है ही है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, जो 45,000 एवरेज ले रहे होंगे तो उनका क्या बनेगा, बटे 2 गुना 300 बटे ये 50 लाख बटे, तो 22,500 रुपए उनकी जो एश्योर्ड पे आउट है वह बनेगी पर मंथ की। और इसमें एप्लीकेबल है डियरनेस रिलीफ भी दोस्तों, ठीक है, जो महंगाई राहत है वह भी मिलेगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, दूसरा सिनेरियो क्या है, ये तो है उनका दोस्तों जिनको प्योर मिलेगा कि 50% अश्योर्ड मिलना है, वो है इन कंडीशन में। अब कंडीशन अलग अलग हैं दोस्तों। एक सिनेरियो क्या है कि द एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन, ये है एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइड सर्विस बेस्ड ऑन नंबर मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन। 15 साल किसी ने सर्विस किया है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ना 15 साल यानी कि 180 महीने अगर उन्होंने किया है तो उनका आप देख लीजिए दोस्तों, 15 साल का मैंने कहा था 15 दूना 30 लाख, यही हो गया, बेंचमार्क भी यही हुआ, और आपका आईसी जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो भी यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अगर 15 साल करके, और वो 45,000 ले रहे हैं लास्ट में एवरेजन, उसी को कैलकुलेट किया गया है। तो यहां पर देखिए 180 बटे 300, बस यहीं से फर्क पड़ गया। इनकी बनेगी दोस्तों 13,500 रुपए प्लस डियरनेस रिलीफ। आप समझ गए ना बात को, 13,500 प्लस डियरनेस रिलीफ, ये ठीक है। अब इसका 50% नहीं, क्योंकि इन्होंने 15 साल की है, उनका कंट्रीब्यूशन उसी प्रकार से। अलग सिनेरियो ये है दोस्तों, द एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन, एम्प्लॉय हैज क्वालिफाइंग सर्विस इतना इतना, किसी ने 10 साल की है दोस्तों, 120 महीने, ठीक है, कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया होगा, तो 120 महीने उन्होंने दिया होगा। तो आप देख लीजिए 25 लाख इसको यहां पर लिया गया है, 25 लाख, उसी प्रकार से बीसी ये लिए गए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन जो निकाला गया है वो इस आधार पर आप देख लीजिए कि इनकी बन रही है 9,000 रुपए, जिन्होंने 10 साल की है 45,000 इनकी लास्ट थी, तो 9,000 रुपए बन रही है, यानी कि 10,000 से कम बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 10,000 रुपए प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। तो ये मिनिमम है, 10,000 मिलना ही मिलना है, ठीक है। उनको जरूर इसमें फायदा है जो कम सर्विस करके आ जाते हैं, जिनको एनपीएस से लाभ नहीं मिल रहा था, तो उनको फायदा हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे। अब देखिए और भी कंडीशंस हैं दोस्तों, इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं कि इंडिविजुअल कॉर्पस इतना इतना, तो ये सारा आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, मोटा मोटा दोस्तों मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों लमसम अमाउंट की। ये देखिए एक ग्रेचुइटी के अलावा आपको लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा जब आप सुपर एनवेट होंगे, ठीक है, या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट होंगे। अभी सपोज यही 45,000 लगाया है, सपोज आपको लास्ट में जब आए थे तो 45,000 आपकी क्या थी, एवरेज सैलरी थी 12 मंथ की जो निकाली थी। इस पर आपको जो डीए एप्लीकेबल था 53% था, ये मतलब ये एग्जांपल के लिए है, ठीक है, इतना। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो 68,850 आप सैलरी ले रहे थे, तो आपका लमसम अमाउंट जो मिलेगा किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, 1/10। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल्स पेंशन कोड, ठीक है ना। तो आपने जितनी सर्विस की है उसका 6 महीने और फिर उसके बाद जो है निकाला जाएगा, तो उसका 1/10, ठीक है। अब 1/10 गुना इतना, ये जो आपको मिल रहा है इसका 1/10 गुना गया एल। अब एल तो आपको बता ही दिया है कि कितने आपके साल के कितने महीने, 6 महीने के हिसाब से उतना काउंट हो, वो उसका भाग कर देना, तो इतना आ जाएगा आपका एल। अब देखिए अब ये कैसे निकलेगा, ये देखिए
ये 6,000, इसका जो है 1/10 हुआ 68,850 का 6,885 रुपए। आप समझ गए। किसी ने 10 साल सर्विस की होगी दोस्तों, 12 महीने, तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ उनके कितने होते हैं? 20 हो जाते हैं ना, 6-6 महीने, 10 साल में 20 होते हैं, 6-6 महीने का करोगे तो 1,37,700 रुपए उनको कॉर्पस फंड लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, 15 साल करोगे, और वो भी दोस्तों एक कैलकुलेशन के तौर पे है जिनका 45,000 उस समय है सैलरी, समझ रहे, और अगर इस हिसाब से निकाल रहे हैं, बाकी तो जो उस समय चल रहा होगा उस हिसाब से, ये केवल कैलकुलेशन पर्पज के लिए है। तो 15 साल में इतना, 25 साल कोई करता है तो इतना मिल जाएगा, 30 करेगा तो इतना मिल जाएगा। नो लमसम विल बी पेएबल इफ द सर्विस लेंथ इज लेस देन 10 ईयर्स। अगर किसी ने 10 साल से कम सर्विस की है दोस्तों, तो ये लमसम अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। तो मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा थोड़ा थोड़ा दोस्तों, पुरानी पेंशन नई पेंशन, थोड़ा बहुत कंपैरिजन जरूर कर लूंगा। ठीक है, कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12, ये है दोस्तों यूपीएस की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है कि 12 महीने का जो आपका बेसिक सैलरी का औसत है उसका 50% एश्योर्ड पेंशन। ठीक है, 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन में, 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी, किस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगी, प्रोरेटा बेसिस पे, वो आपको बता दिया है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन है 60%, समझ गए। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है इसमें दूसरी 10,000 रुपए की मिलनी है। ठीक है, लेकिन 10,000 रुपए तो वो 10 साल उनकी सर्विस होनी चाहिए। अगला है, इसमें महंगाई के हिसाब से डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। ठीक है, डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, और कर्मचारी को उसके आखिरी 6 महीनों की सैलरी और भत्ता एक लमसम अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया है। अब पुरानी पेंशन स्कीम में आपको पता ही है दोस्तों, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, चाहे वो 20 साल करके आओ, 15 करके आओ, ठीक है, या फिर 25 करके आओ, तो उनको 50% जो है उनको राशि मिल जाती थी। अब 15 साल दोस्तों सिविल कर्मचारियों के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि डिफेंस में तो 15 साल भी होती पेंशनेबल सर्विस, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, ये पुरानी पेंशन स्कीम में, अभी इसमें क्या है, इसमें तो 50% है। दूसरा जो एनपीएस अभी हो रहा है 2004 के बाद ले रहे हैं, तो उसमें दोस्तों यहाँ रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन की गारंटी नहीं है, कोई भी निश्चित पेंशन की नहीं होती है इसमें गारंटी। ठीक है, आपको पता ही है। लेकिन यूपीएस में क्या कर रखा है अभी, 50% लास्ट 12 महीने का एश्योर्ड पेंशन इसमें किया हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था, पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। न्यू पेंशन स्कीम, जो ये न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आपको पता है 10% कंट्रीब्यूशन इसमें देना पड़ता है, और यूपीएस में भी 10% इंप्लॉय देगा। ठीक है, हालांकि इसमें 14% इंप्लॉयर की तरफ से और इसमें 18.5% इंप्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अब पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से ही होता था। ये पुरानी पेंशन में सारा भुगतान सरकारी राजकोष से होता था। इसमें एनपीएस में तो कुछ भी नहीं होगा। और यूपीएस में दोस्तों जो कॉर्पस बनाया जाएगा, जो ये फंड जो इकट्ठा किया जा रहा है 10% प्लस 18.5%, तो इससे ही आपको पेंशन मिलेगी। एक कॉर्पस तैयार किया जाता है आपके पेंशन आने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पेंशन दी जाए। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेचुटी की रकम मिलती है। देखिए ग्रेचुटी, इनमें भी ग्रेचुटी की बात की गई है दोस्तों, जो मैंने यूपीएस का था उसमें मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इसमें जो है क्या होता है, जो यूपीएस में एक लमसम अमाउंट भी दिया जा रहा है इसके अलावा। ठीक है, ये वाला लमसम अमाउंट आपको पता ही है। पुरानी स्कीम में जनरल जीएपीएफ का प्रावधान, अच्छा 6 महीने बाद महंगाई भत्ते, इसमें डीए का प्रावधान है, इसमें जो आपको डियरनेस रिलीफ है उसका प्रावधान नहीं है एनपीएस में। यूपीएस में भी है, डीआर का एप्लीकेबल है। फैमिली पेंशन भी है, इसमें फैमिली पेंशन ही लगाइए। ठीक है, दूसरा दोस्तों एक और चीज है, देखिए इसमें एनपीएस में आपकी पेंशन कैसे बनती है, 60 जितना भी आपका कॉर्पस अमाउंट रहता है दोस्तों, कॉर्पस अमाउंट रहता है उसका 60% आप विड्रॉल कर सकते हैं। 40% क्या होता है दोस्तों, एनविटी में चला जाता है, एनविटी में चला जाता है, और इसी से आपको पेंशन मिलती है। सपोज आपका जो कॉर्पस अमाउंट है ना, जैसे इसमें 50 लाख और 50 लाख दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपया हो गया दोनों का मिला करके, तो 1 करोड़ का 60 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, और 40 लाख रुपए जो आपके वहां पर रहेंगे ना, लगा रहेगा मार्केट में, ठीक है, फंड्स में लगा रहेगा, तो उसका 40 लाख में जो भी महीना आएगा आपका, वो आपकी एक पेंशन के तौर पे मिलती है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप समझ लीजिए आपको किसमें फायदा है, क्या नुकसान है, इस पर और भी चीजें आएंगी दोस्तों, ठीक है ना। उस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए आप ऑप्ट करना यूपीएस को, चाहे एनपीएस में बने रहना, जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों, आप उस हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक और चीज को लेकर के चलता हूं कि अगर आप एक मुश्त यहां पर 60 लाख रुपए ले रहे हैं एनपीएस से, अगर आप बिजनेस टाइप के पर्सन है, बिजनेसमैन टाइप के, मतलब ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको, तो 60 लाख अगर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके से,
तो आपका भी फायदा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और ये केवल कुल मिलाकर के यूपीएस में देखा जाए तो एक सिक्योरिटी टाइप की है कि आपको जो है हर महीने मिलना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसकी जो और भी कुछ बारीकियां हैं वो जब लेटर्स आएंगे डिपार्टमेंट्स को आपको भी पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको भी कुछ इसमें कुछ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद,